नमस्कार, स्वदेश न्यूज के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं स्मित पाठी। दक्षिण का किला यानी कर्नाटक कांग्रेस ने फतह कर लिया है। दक्षिण भारत का द्वार कहे जाने वाले कर्नाटक में बीजेपी का किला ध्वस्त करके कांग्रेस निश्चित रूप से मजबूत स्थिति में आई है। किसी बड़े राज्य में लंबे समय बाद कांग्रेस को जीत हासिल हुई है। भाजपा के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर पर सवार होकर कांग्रेस ने कर्नाटक में स्पष्ट बहुमत के आंकड़े से अधिक सीटें हासिल की है। कर्नाटक में कांग्रेस की जीत न सिर्फ उसके सियासी रसूख को बढ़ाने वाली है, बल्कि साल के अंत में होने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव में उसकी उम्मीदों तथा विपक्षी एकजुटता की पूरी कवायद में उसकी हैसियत को और ताकत देने वाली साबित हो सकती है। कांग्रेस की इस सबसे बड़ी जीत की वजह यह भी है कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव को कांग्रेस ने स्थानीय मुद्दों पर केंद्रित रखा। उसने पीएफआई जैसे प्रतिबंधित संगठन की तर्ज पर बजरंग दल पर बैन लगाने का वादा तो किया ही, लेकिन जनता के सामने न सिर्फ 5 गारंटियां भी दी, बल्कि उनकी पहली कैबिनेट बैठक में पूरा करने का वादा भी किया। और कांग्रेस की इस रणनीति ने भाजपा की कल्याणकारी योजनाओं और हिंदुत्व की राजनीतिक धार को पैना नहीं होने दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के धुआंधार चुनाव प्रचार और आक्रामक अभियान के बावजूद कांग्रेस कर्नाटक में अपने मुद्दों पर टिकी रही और एक बड़ी जीत हासिल की। अब कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार होगी। सीएम फेस की रेस कठिन नहीं है। साफ है कि सिद्धारमैया या डीके शिवकुमार मुख्यमंत्री होंगे। 1-2 दिन में फैसला भी हो जाएगा। लेकिन हाल फिलहाल न सिर्फ कर्नाटक में बल्कि देश में भी कांग्रेस के लिए चुनौतियां कम नहीं है। कर्नाटक में सरकार बनने के बाद सबसे बड़ी चुनौती सरकार के लिए 5 गारंटियों को जल्द से जल्द पूरा करने की होगी। तो वहीं चुनौती 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए विपक्षी एकता की धुरी बनने की भी रहेगी। जनता मांगे जवाब में इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। कर्नाटक में सरकार चुनौती बरकरार। तो कर्नाटक में नफरत का बाजार बंद हुआ है, मोहब्बत की दुकानें खुल गई हैं। ये कर्नाटक की जनता की जीत है। कर्नाटक का किला विजय करने के बाद राहुल गांधी का ये बयान सभी को ध्यान देना होगा। कर्नाटक के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ने अपना पूरा जोर लगाया था, लेकिन बीजेपी से कुछ गलतियां और कांग्रेस पार्टी के लिए कुछ तरकीबें कारगर साबित हुई। अब कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार होगी, लेकिन कर्नाटक विधानसभा चुनाव में बजरंग दल पर बैन को लेकर हुए विवाद से ऐसा लगा था कि कांग्रेस को इससे नुकसान उठाना पड़ सकता है। मगर जनता ने अपना फैसला भाजपा के सारे दावों को विपरीत दिया है। अब कर्नाटक में सरकार बनने का फार्मूला लगभग तय हो गया है। कुर्बा कम्युनिटी से आने वाले सिद्धारमैया को सीएम बनाया जा सकता है। उनके अंडर में 3 डिप्टी सीएम भी हो सकते हैं। ये तीनों अलग अलग कम्युनिटी के होंगे। हालांकि कांग्रेस संगठन से जुड़े लोगों के ने डीके शिवकुमार की संगठनात्मक क्षमता को देखते हुए उन्हें सीएम बनने की वकालत की है। तर्क ये भी दिया जा रहा है कि सिद्धारमैया विपक्ष के नेता और सीएम दोनों ही रह चुके हैं, इसलिए डीके शिवकुमार को सीएम बनाया जाना चाहिए। अब इसका फैसला भी 1-2 दिन में हो जाएगा, लेकिन कहा जा सकता है कि पूरे चुनाव में कांग्रेस का 5 गारंटी वाला प्लान जनता को खूब भाया। कांग्रेस ने जो मुद्दे उठाए वो जनता को समझ में आए और जनता ने कमल छोड़कर हाथ को थाम लिया। कांग्रेस की 5 गारंटियों की बात करें तो उसमें गृह ज्योति योजना के तहत 200 यूनिट फ्री बिजली, गृह लक्ष्मी में परिवार की मुखिया महिला को 2000 रुपये प्रति माह, अन्य भाग्य के तहत बीपीएल परिवार के हर सदस्य को हर महीने 10 किलोग्राम चावल, युवा निधि के तहत बेरोजगार ग्रेजुएट को हर महीने 3000 रुपये और डिप्लोमा धारकों को 2 साल के लिए हर महीने 1500 रुपये। शक्ति योजना के तहत सभी महिलाओं को राज्य भर में केएसआरटीसी एवं बीएमटीसी बसों में फ्री यात्रा की सुविधा देने का वादा किया गया था। इसके अलावा मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था कि मैं 6वीं गारंटी देता हूं कि सभी वादों को सरकार गठन के पहले दिन मंत्रिमंडल की पहली बैठक में लागू किया जाएगा। अब 5 गारंटियों के दम पर कर्नाटक की सत्ता कांग्रेस के हाथ में है। अब देखना यह होगा कि कांग्रेस अपने वादों और दावों पर कितना खरा उतरती है और 5 गारंटियां कैबिनेट की पहली बैठक कितनी पूरी हो पाती है। जनता मांगे जवाब में इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। कर्नाटक में सरकार चुनौती बरकरार और हमारे साथ
इस पूरे मुद्दे पे जुड़ रहे हैं। बीजेपी नेता प्रदीप बैस जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता संजय महेंद्रा जी हैं, जेडीएस के प्रवक्ता आकाश खांडले जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर भूपेंद्र सुल्लेरे जी हैं और राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी हैं। आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले संजय जी आपसे ही है। देखिए, सरकार तो बन गई। संजय जी, मेरी आवाज आ रही? बिल्कुल। सरकार तो बन गई, लेकिन चुनौती बड़ी भारी बरकरार है। मध्य प्रदेश की याद करें, कमलनाथ ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच में सिंहदेव जी वहां नाराज चल रहे हैं। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री बनने की बात कर रहा हूं, सचिन पायलट जी अपनी यात्रा ही निकाल रहे हैं, गहलोत जी। अब ये स्थिति कर्नाटक में भी हो सकती है। ये चुनौती आपके सामने सबसे बड़ी है, सिद्धारमैया जी या डीके शिव कुमार जी? नहीं, कोई चुनौती नहीं त्रिपाठी जी। दोनों वरिष्ठ और समझदार नेता हैं और स्पष्ट रूप से बात तय हो चुकी है जी कि वरिष्ठ नेता तो आला कमान का फैसला उनको मंजूर होगा। खड़गे जी आज जी वरिष्ठ सबसे ज्यादा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जी। उनके ऊपर छोड़ दिया गया है और कहीं कोई वाद विवाद की स्थिति नहीं है। चलिए, इसका फैसला 1-2 दिन में हो जाएगा जी। बिल्कुल, कहीं से कहीं तक कोई विवाद की बात नहीं है। जी बिल्कुल। अच्छा, बजरंग दल पे आप बैन तो लगा देंगे कर्नाटक में? आप वादा किया था, आपने घोषणा पत्र में कहा है। देखिए, ऐसा है, जो भी संगठन देश हित में काम नहीं करेगा, देश के विरुद्ध काम करेगा, नफरत फैलाएगा, लोगों को लड़वाएगा, वो पीएफआई हो या कोई भी दल हो जी, उसको राष्ट्र हित में अगर बैन करना माना जाएगा तो किया जाएगा। राज्य सरकार अगर अपने हित में देखेगी कि इस संगठन से हमारे राज्य की सांप्रदायिक सद्भावना खराब हो रही है तो उसको बैन किया जाएगा, उसमें दल कोई भी हो। किया जाएगा, सवाल ही नहीं उठता। संजय जी, आपने घोषणा पत्र में आपने वादा किया है कि हम बैन करेंगे बजरंग दल पे, यानी बैन होगा। देखिए, तो क्या है कि आपको मालूम है कि घोषणा कर दी गई है कि पहली बैठक में कैबिनेट की जी जनता से किए हुए सारे वादे पूरे हो जाएंगे, तो लेट्स वेट एंड वॉच पहली बैठक का। नहीं, ये 5 जो वादे हैं अलग अलग, खैर उसमें हम आएंगे कि कहां से आप धन लाएंगे, कितना सबको मुफ्त दे देंगे, लेकिन बजरंग दल की बात कर रहे हैं कि मान लूं कि कर्नाटक में बजरंग दल बैन कर दिया जाएगा क्योंकि आपने वादा किया है। देखिए, मैं फिर आपसे कह रहा हूं, मैं बजरंग दल की ही बात नहीं कर रहा हूं, मैं उन तथाकथित सारे दलों की बात कर रहा हूं जो किसी भी राज्य की शांति व्यवस्था के लिए खतरा हो सकते हैं। वो पीएफआई हो, बजरंग दल हो, कोई तीसरा संगठन हो, कोई चौथा संगठन हो, सबको बैन कर दिया जाएगा। तीसरा चौथा की बात है, पीएफआई पहले से ही सेंट्रल से बैन है, पीएफआई पहले सेंट्रल से बैन है। बजरंग दल की रही बात, तो कर्नाटक में बजरंग दल अब बैन करने की बात कहिए ना खुल के आप। मैं क्या आपसे फिर तीसरी या चौथी बार लगातार इस बात को रिपीट कर रहा हूं कि कोई भी दल हो, बजरंग दल हो या कोई भी दल हो, जो राज्य की शांति व्यवस्था सुरक्षा व्यवस्था के लिए खतरा बनेगा, जो अलग अलग गैर कानूनी कामों में लिप्त पाया जाएगा, जिसकी गतिविधियां समाज के लिए खतरा महसूस होंगी, उस दल को बैन कर दिया जाएगा। चाहे वो फिर उसका नाम बजरंग दल हो, चाहे श्री राम दल हो, चाहे वो प्रभु ईसा मसीह दल हो, चाहे वो कोई सा भी दल हो, कोई दिक्कत नहीं। संजय जी, जो आपने घोषणा पत्र में ये नहीं लिखा कि कोई भी दल, ठीक है, उसमें स्पष्ट रूप से बजरंग दल को बैन किया जाएगा। स्पष्ट रूप से 14% मुसलमान जो हैं उनके वोट हासिल करने के लिए आपने लिखा है घोषणा पत्र में, यानी पहली कैबिनेट में ही बजरंग दल पर बैन लगाने की मोहर लग जाएगी क्या? देखिए, ऐसा है त्रिपाठी जी, किसी भी जाति विशेष के वोट पाने के लिए कांग्रेस इस तरह के कारनामे कभी नहीं करती जी। हमारे यहाँ न्याय की दृष्टि सबके लिए एक समान है जी, चाहे वो मुसलमानों का कोई संगठन हो, चाहे वो कोई और संगठन हो। जी। राज्य की सुरक्षा के लिए जो खतरा बनेगा या महसूस किया जाएगा, राज्य की सुरक्षा व्यवस्था द्वारा उसे बैन कर दिया जाएगा जी। और जो वादा किया है जनता से वो पूरा हो जाएगा। चलिए, प्रदीप जी से पूछ लेते हैं। प्रदीप जी, कर्नाटक में अगर बजरंग दल पे बैन लगता है तो भारतीय जनता पार्टी और उसके अनुसांगिक यानी संघ के अनुसांगिक संगठनों की क्या प्रतिक्रिया होगी? एक दूसरा, वहां चूंकि अच्छा खासा बहुमत हासिल हो गया है, इसलिए जो आप लोगों को उम्मीद थी कि मुख्यमंत्री को लेकर के आपस में खींचतान होगी, वो मुझे दिख नहीं रही है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में सफल नहीं हुए आप, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में बिल्कुल मैंने आपको बहुमत नहीं मिला था, 1-2 सीटें बस निर्दलीयों के समर्थन के साथ आप आगे थे, तो यहाँ टूट गई। तो वहाँ कर्नाटक में दिख नहीं रहा कुछ ऐसा। और रहा सवाल इसका, बजरंग दल पे बैन लगता है तो अब आगे जय बजरंगबली से शुरुआत की थी मोदी जी ने, अब आगे क्या होगा? वैसे तो सर देखिए,
हमारे पार्टी में और हम सभी ने जो है कुछ सच्चाइयों को थोड़ी सी आवाज बढ़ा दी है प्रदीप जी। सच जी। जो है उनको हमने स्वीकार कर लिया है। अब आते हैं उसके आगे चलते हैं। जी तो मेरे पास जो विश्वसनीय सूत्रों से जो बात पता चली है कि डीके शिव कुमार जी ने 3 साल जो सीएम बनने का प्रस्ताव था उसको ठुकरा दिया है। जी, मैं संजय जी मैंने बोल दिया है अपने तकनीकी लोगों से, आपकी आवाज बढ़ा देंगे। जी प्रदीप जी। और सिद्धारमैया जी डीके शिव कुमार से भारी पड़ रहे हैं। ठीक है, तो देखिए जहां तक आप तक नहीं, सूत्रों के अनुसार क्या मालूम पड़ गया आपको? सूत्रों के अनुसार डीके शिव कुमार जी 3 साल सीएम बनने के प्रस्ताव को ठुकरा चुके हैं। जी। और आपके पहले प्रश्न पे आता हूँ, ये तो चर्चा आगे चलती रहेगी। जी देखिए कांग्रेस काफी समझदार पार्टी है। जी वो अपने पैर पे पहले ही बहुत सारी कुल्हाड़ियां मार चुकी है। जी वो आगे इस तरह का रिस्क नहीं लेना चाहेगी। बजरंग दल पे बैन लगाने की बात, जैसे उनके बहुत सारे जो 5 वादे हैं जिस तरह से वो हवा हवाई हैं, उसी तरह से ये भी हवा हवाई है। देखिए लोकतंत्र आपके कार्यक्रमों में पहली बार नहीं, मैं बहुत पहले से भी आपके कार्यक्रमों में शामिल रहा हूं। मैंने एक बात कही है कि देखिए लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जनता अपना जनादेश देती है। कर्नाटक में कांग्रेस को अवसर मिला है, लेकिन कांग्रेस इतनी मूर्ख पार्टी नहीं है कि वो बजरंग दल को बैन करेगी। जी, बजरंग दल को बैन करने वाली कौन सी मूर्ख पार्टी होगी, ये बताइए। अरे सर किसमें साहस है बजरंग दल को बैन करे? देखिए उनने वादा किया, घोषणा पत्र में कहा है, तो बैन तो होगा। बैन अरे तो अभी पूर्व राष्ट्रीय जीजा जी रॉबर्ट वाड्रा जी, हनुमान जी, बजरंग बली को वो अलग मानते हैं, पूजा करते हैं, और वो बैन करने की बात से साफ साफ मुकर गए हैं। देखिए राजनीति में, खास करके कांग्रेस पार्टी की राजनीति में सिंबोलिज्म पे या बहुत असर होता है इसका। कौन जो पार्टी की आला कमान है वो किस प्रकार का संदेश दे रही है, उसमें जैसे अंग्रेजी फिल्मों की तरह से हर बात का कुछ न कुछ मतलब निकलता है, उसी तरह से कांग्रेस पार्टी के कोई भी नेता या कोई भी व्यक्ति अगर कोई बात कह रहे हैं नेशनल टीवी पे, तो उसका कुछ न कुछ अर्थ होता है। देखिए अभी 3-4 दिनों के बाद देखिएगा, पहले जरा मंत्रिमंडल को बन जाने दीजिए, मुख्यमंत्री की घोषणा हो जाने दीजिए, और 3 उप मुख्यमंत्री आ रहे हैं, उनको भी जरा चेहरा देख लेने दीजिए जनता को। उसके बाद फिर चर्चा को आगे बढ़ाया जाएगा। अभी तो बहुत समय है, आप तो अक्सर बुलाते रहते हैं, मैं निश्चित तौर पर सारे कार्यक्रम में छोड़ दूं, आपसे नहीं छोड़ूंगा अगर इससे संबंधित चर्चा हो। जी जी बिल्कुल नहीं, लेकिन पिछली बार आप 104 में थे, जेडीएस के साथ मिलके बना रहे थे, तो आपने तोड़ लिया। इस बार बहुत अच्छा बहुमत है, आप 65 में कहां तक जाएंगे? 65 से 113 का जो आंकड़ा है बहुत लंबा है, तो इस बार आप उस बुलावे में ना रहे। त्रिपाठी जी देखिए, हमेशा कहा जाता था ऑपरेशन लोटस, इस बार बचाइए बेचारी ईवीएम की इज्जत बच गई, नहीं तो अब तक तो पता नहीं कितने कार्यक्रम हो चुके होते। अगर निर्णय प्रतिफल कुछ और होता तो ईवीएम सबसे बड़ी दोषी के रूप में उभर के सामने आती और अब तक न जाने क्या क्या कहा जा चुका होता। तो कम से कम ईवीएम की इज्जत बची है। ऑपरेशन लोटस जैसे शब्दों का प्रयोग अभी तक नहीं हुआ है। तो देखिए मैंने शुरू में कहा कि हमारी पार्टी ने हार स्वीकार कर लिया, हम इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं कि कहाँ चूक हुई, क्या उसको कैसे सुधारा जाएगा। तो अब कांग्रेस आई है, अभी पूरा बन जाने दीजिए, सरकार का मंत्रिमंडल का गठन हो जाने दीजिए। ये वादे और ये बैन वैन सब जो है भूल भुलावे है, छलावा है। अभी देखिए कांग्रेस कैसे काम शुरू करती है। और ऑपरेशन लोटस कैसे काम करेगा? अरे सर ऑपरेशन लोटस कहाँ है? अगर आप देखिए, वही मैंने कहा ना कि इस बार देखिए ईवीएम की इज्जत बच गई, ऑपरेशन लोटस जैसे शब्द अभी नहीं सुनाई दे रहे हैं, क्योंकि आप ही ने बताया देखिए बहुत बड़ा है। तो मैं उन चीजों का खंडन करने का प्रयास कर रहा हूं जिसमें जब हम जीतते हैं तो ये हमेशा कहा जाता है कि ऑपरेशन लोटस चल रहा है, ऑपरेशन लोटस हो गया, ईवीएम हैक हो गई। तो मैं उसका जो जवाब है वो देने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए आप बैन तो लगेगा बजरंग दल पे, क्योंकि मांग उठ गई है। आप भी जानते हैं, मैंने थोड़ा हिंट कर दिया था संजय जी को कि 14% वोटों के लिए, उन्होंने कहा भी कि हम जाति वोटों के लिए हम कांग्रेस काम नहीं करती है। मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने वहां से भी कह दिया कि एक उप मुख्यमंत्री उनके मुस्लिम समुदाय से होना चाहिए। तो बैन तो लगेगा, बैन तो लगेगा बजरंग दल पे। अरे सर देखिए, कांग्रेस, मैंने कहा कि कांग्रेस मूर्ख पार्टी नहीं है, उन्होंने कहा होना चाहिए। अभी पहले मुख्यमंत्री बन जाने दीजिए, फिर उसके बाद देखिएगा कैसी कैसी बातें, 2-2, 3-3, 4-4 बातों पे परिस्थितियां और परिदृश्य कैसे बदलते हैं वो देखने में आएगा। बहुत ही अच्छा अवसर है, कर्नाटक की जनता और संपूर्ण देश की जनता इसको देखेगी, जो ड्रामा कैसे आगे बढ़ता है। लेकिन उसके बाद ऑपरेशन लोटस चालू करेंगे आप मंत्रिमंडल बनने के बाद, लेकिन 48 विधायकों की कमी रहेगी।
साकी जी देखिए, जैसे कहा जाता था ना, कुछ समय पहले तक लोग कहते थे कि देखिए कुछ भी संभव है, लेकिन अभी आप देखिए क्या है कि कांग्रेस जीत गई ना कर्नाटक में। हमने भी अच्छी तरह से चुनाव प्रचार किया। ये लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में जो हम पे आरोप लगाए जाते रहे, या जो थोड़ा अवसरवादी लोग जो है, थोड़ा उनके पास कुछ नहीं है लॉजिक देने के लिए, तो उन्होंने थोड़ा सा कह दिया कि जो ऑपरेशन लोटस है। आप देखिए कोई नहीं शिकायत कर रहा है ईवीएम हैक होने की। कोई और चुनाव रहता और हम उसमें जीते होते तो ईवीएम का ठीकरा कहीं न कहीं, हार का ठीकरा ईवीएम के से फूटता। चलिए, हार का ठीकरा आप किस पे फोड़ रहे हैं? क्या गलती हो गई आपसे? जय बजरंगबली से शुरुआत की थी मोदी जी ने, आप लोगों ने बस खूब प्रयास किया बजरंग बली से बजरंग दल को जोड़ने के लिए। देखिए, बजरंग दल अलग है, बजरंग बली साहब अलग है। अरे बजरंग बली, हम तो देखिए जी आरोप लगाए रहते हैं भक्तों की पार्टी है, भक्तों की पार्टी। हमारे देवादेव आराध्य देव है बजरंग बली, तो हम तो हर बार नाम ले रहे हैं। जितनी तेजी से पहले लेते थे उतनी तेजी से अब भी ले रहे हैं। बोलिए जय बजरंग बली, पवन सुत हनुमान की जय, संकट मोचन सबका कल्याण करें, कांग्रेस का शासन ठीक चले। तो हम कब बजरंग बली को भूलें? बजरंग बली तो सदा हमारे साथ है, आगे भी रहेंगे। वो तो संजय जी भी ले रहे हैं, बोल रहे हैं जय बजरंग बली, तोड़ भ्रष्टाचार की नली, वो भी बोल रहे हैं। 4-5 दिनों बाद बोल दीजिएगा, किसी बड़े नेता को बजरंग बली का नाम लेने के किसी स्टेज से पता लग जाएगा क्या स्थिति है। चलिए संजय जी, नया मुल्ला प्याज ज्यादा खाएगा ही अभी। चलिए नया मुल्ला ज्यादा। संजय जी, आप क्या कुछ कहना चाह रहे थे संक्षेप में, फिर मैं जाऊंगा आकाश जी के पास। क्या है, मैं बताता हूँ त्रिपाठी जी। दरअसल बात क्या है, हार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, इतनी धुआंधार नेतृत्व के बावजूद हार भारतीय जनता पार्टी के किसी भी आदमी को पच नहीं रही है जी। हार किसी को पचती है क्या? हार किसी को पचती है? गुजरात में आपको पची क्या? नहीं, क्यों नहीं पची? देखिए ऐसा है, कांग्रेस तो बहुत चुनाव हार गई, आराम से पची हुई है, कोई दिक्कत नहीं है जी। लेकिन सवाल ये है कि चुनाव लड़ा किस मुद्दों पे गया था। इसको हटा के बजरंग बली बजरंग दल, बजरंग बली बजरंग दल, नतीजा क्या निकला? जनता ने कहा उठा के बाहर कर दो इनको जी। इनकी धार्मिक ध्रुवीकरण की राजनीति का सत्यानाश हो गया। कहीं इतनी कोशिश की थी, सभाओं में नारे लग रहे हैं, अरे भैया रोजगार की बात कर लेते, बेरोजगारी की बात कर लेते, कुछ युवाओं के लिए बात कर लेते, मगर प्रधानमंत्री जी खुद खड़े होके जय बजरंग बली का नारा लगवा रहे हैं। मेरी समझ में नहीं आ रहा, जब आला कमान इनका खुद इस तरीके के काम कर रहा है तो अब हार का श्रेय भी उनको दे दो, मगर दे नहीं सकते। तो वो बजरंग दल को ले आओ, बजरंग बली को ले आओ, इधर की बात उधर कर दो। भाई कहने की हिम्मत ही नहीं है ना कि जीते तो सारा हार मोदी जी के गले में। नहीं तो आप स्पष्ट कहिए ना कि हाँ बजरंग दल पे बैन लगाएंगे, क्योंकि राहुल गांधी जी ने कहा बजरंग दल पे बैन लगाएंगे, आपने घोषणा पत्र में कहा, तो आप क्यों उसको टाल मटोल कर रहे हैं? बोले हाँ लगेगा बैन। नहीं, अगर देखिए, मैं तो टाल मटोल कर ही नहीं रहा, मैं फिर स्पष्ट रूप से अपनी बात रख रहा हूं। बजरंग दल हो या कोई भी दल हो, जो भी लोग राष्ट्र विरोधी, राज्य विरोधी गतिविधियों में लिप्त पाए जाएंगे उनके ऊपर बैन 100% लगेगा, बिना इस बात के लिए आपके उनका नाम क्या है। पीएफआई की बात ही मत करिए, पीएफआई में काफी पहले सेंट्रल गवर्नमेंट ने बैन लगा रखा है। मैं सब इस तरीके के तत्वों के सभी दलों की बात कर रहा हूं। मैं तो दूसरी बात कह रहा हूं, ये इतने बड़े वक्त हैं तो हनुमान जी ने इनको आशीर्वाद क्यों नहीं दे दिया जीत का? चलिए, अगर हम लोग तो घोर पाखंडी और पापी है ना, चुनाव के समय मंदिरों में जाते हैं, लेकिन फिर भी बजरंग, अगर इनकी बात ही बड़ी करते हैं तो बजरंग बली का आशीर्वाद तो हमको मिल गया, इनको क्यों नहीं मिला? क्योंकि बजरंग बली भी अच्छी तरह जानते हैं कि छली बली नहीं है, वो असली वाले बजरंग बली हैं। तो उन्होंने बिल्कुल हिसाब चुकता कर दिया, तो भारी कर दिया बिल्कुल दक्षिण भारत से। चलिए अभी तो बहुत है, अभी 5 राज्यों के और होने हैं, उसमें क्या होता है बजरंग बली। प्रदीप जी आ रहा हूं मैं, थोड़ा आकाश जी से बात इनके पास इसके सिवा कुछ है भी क्या? जी, जेडीएस से हैं आकाश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आकाश जी मेरी आवाज आ रही? नमस्ते सर, आवाज आ रही जी। आकाश जी, खैर आप समर्थन में हैं क्या जो कांग्रेस ने कहा है कि बजरंग दल पे बैन लगना चाहिए? दूसरा, आप लोग जिस तरह कह रहे थे कि बहुमत हासिल कर लेंगे हम अकेले, वो तो हुआ नहीं, अब आपकी जरूरत भी नहीं है कांग्रेस को, तो क्या आपकी पार्टी, अगर कांग्रेस आपको ऑफर करती है तो सरकार में शामिल होंगे? एक, और दूसरा रहा सवाल इसका, क्या बजरंग दल पे बैन लगने के समर्थक हैं आप? सर, मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस ने जो मुद्दा उठाया था कि हम बजरंग दल को बैन करते हैं, इनमें वो हिम्मत ही नहीं कि बजरंग दल को बैन करे। ये सिर्फ इलेक्शन का, एक चुनाव का मुद्दा था, इसके लिए इन्होंने क्या है उसको अंदर लाया था। और दूसरी बात रही कि जनता दल सेकुलर ने ये चुनाव हमेशा बहुमत के लिए ही लड़ा था, लेकिन मैनेजमेंट की वजह से या कुछ हमारी गलतियों की वजह से हम लोगों को ये सीट आई है, इसको हम मान्य कर रहे हैं। और रही बात, कांग्रेस को बहुत अच्छा काम किया, इसके लिए जनता ने इनको बहुमत नहीं दिया है,
बीजेपी के खिलाफ जो एंटी इनकमेंसी चल रही थी, येडियुरप्पा को जिस तरीके से लोगों ने सीट से उतारा, जिस तरीके से येडियुरप्पा रोए, उसके बाद जो मैसेज था इधर उत्तर कर्नाटका में जो मैसेज गया, इसके वजह से एंटी इनकम्बेंसी और भ्रष्टाचार की वजह से इनको सीट मिली तो है। इसका मतलब ये नहीं कि कांग्रेस भ्रष्टाचार से लिप्त नहीं है। डीके शिव कुमार जी को जेल में किस लिए जाना पड़ा, ये सबको पता है। और कांग्रेस के कितने कितने भ्रष्टाचार के मुद्दे हैं, ये पता है। तो भ्रष्टाचार के खिलाफ इनको मैंडेट मिला है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लोग बीजेपी से तरस गए थे, बीजेपी से सूख गए थे, इसके लिए लोग क्या है, कांग्रेस को एक अल्टरनेट ऑप्शन बोल के उनको क्या है वोट डाले हैं। और कहीं ना कहीं जनता दल सेक्युलर ने 1 साल से काम किया है, लेकिन कुछ मैनेजमेंट की वजह से या कुछ हमारे कुछ छोटी छोटी गलती की वजह से सीट अच्छी बांटने की वजह से हमको ये परिणाम आया। लेकिन भविष्य में इसको सुधार कर जनता दल और आगे जाने की कोशिश करेंगी और हमको किसी को समर्थन देने की जरूरत नहीं सर। हम फिर एक बार विपक्ष में बैठकर काम करने का जो है हमारी लीडरशिप सोच रही है और उसके साथ हम कायम रहेंगे। आप 36 से 19 में सिमट गए, तो जो आपने कहा कि भ्रष्टाचार बीजेपी के खिलाफ वोट पड़ा है, तो आपको नहीं गया, वो कांग्रेस को चला गया, जबकि आप कांग्रेस और आप मिलकर के सरकार चला रहे थे, बीजेपी ने जो तोड़ा। सही बात है सर, हमारी सरकार गिराने में कांग्रेस के लोगों का ही उतना हाथ था जितना हाथ था बीजेपी के लोगों का था, और यह जनता के सामने आ चुका है। दूसरी बात यह है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ हमने भी क्या है बहुत सारी मुहिम चलाए थे, लेकिन जितना कन्वीनियंटली वो लोगों तो डिलीवर होना, वो डिलीवर नहीं हो सका। इसके लिए कहीं ना कहीं थोड़ा कमी रह गई है, ऐसा हम मानते हैं। चलिए, तो बजरंग दल, आपका क्या कहना है? बजरंग दल पे बैन लगना चाहिए? कांग्रेस की हिम्मत नहीं लगाने की है, आपका समर्थन क्या कहता है? देखिए, हमको अगर सरकार बहुत में लाते थे तो हम उसके बारे में सोचते थे ना। हम सरकार में हैं तो हम सर्वदेश विपक्ष में हैं, और ये बजरंग दल, बजरंगबली का मुद्दा या अली का मुद्दा, ये मुद्दे सिर्फ क्या है लोगों को भटकाने के लिए है। अगर सही में इनको विकास करना है तो जो किसान परेशान है उनके बारे में विकास करना, जो हमारे पास युवा बेरोजगार है उनके बारे में ये लोग अगर काम करते तो अच्छा होता। ये जो चीजें हैं भटका कर कांग्रेस में बीजेपी पोलराइजेशन करके अपना सिर्फ एजेंडा साधने का काम कर रही है, इससे क्या भी होने वाला नहीं है और ये लोग करने भी नहीं वाले। पोलराइजेशन हुआ नहीं ना, बजरंगबली का जय बजरंगबली के साथ भाषण की शुरुआत की प्रधानमंत्री जी, लेकिन पोलराइजेशन हुआ नहीं। नहीं, इस बार जनता जागरूक हो चुकी है। कर्नाटक में जनता ने ठान लिया था कि बीजेपी को निकालना है, इसके लिए पोलराइजेशन नहीं हुआ। और आपको नकार दिया? हमारे तरफ से थोड़ा गलती हो गई, कुछ सीटों में डिस्ट्रीब्यूशन में, मैनेजमेंट में गलती हो गई, इसके लिए क्या है ये हमारा रिजल्ट ऐसा है सर। चलिए, हमारे साथ सुलेर साहब है। सुलेर साहब, क्या लगता है आपको? खैर, नकार दिया। अब सबसे बड़ी चुनौती, अभी तो खैर अभी महेंद्र जी से बात करूंगा कि ये जो वादे किए हैं पैसे कहाँ से आएंगे, 200 यूनिट बिजली मुफ्त, सारे वो चीज़ें हैं, लेकिन क्या बजरंग दल पे अब, जैसा कि हम लोग इसके पहले भी इस पर डिस्कशन कर चुके हैं, अब बैन लगा पाएगी कांग्रेस? देखिए, जो राजनीति पार्टी घोषणा पत्र करती हैं वो एक प्रकार से कहा जाए तो कानूनी दायरे में भी आता है जी। दूसरी बात, ये दक्षिणपंथी पार्टी और चरमपंथी, मतलब कि हिंदूवादी पार्टी के विरोध में उन्होंने एक प्रदर्शन किया कि हम अल्पसंख्यक की तुष्टीकरण की राजनीति करेंगे, उसमें वो सफल भी हुए। अब बात ये है कि ये जो बोर्ड का जो आपका जो कहना है कि बजरंग दल पे रोक लगाएंगे कि क्यों नहीं लगाएंगे, नहीं, इन्होंने घोषणा पत्र में कहा है। हाँ बिल्कुल कहा, तो घोषणा पत्र पे कहा है। अब ये इसमें दो समीक्षाएं बनती हैं कि इसको जो 5 राज्यों में चुनाव होंगे तो क्या बीजेपी इसको रेस करेगी या सॉफ्ट रखेगी जी। एक मुख्य बिंदु ये भी बनता है, क्योंकि ये घोषणा पत्र एक लीगल एथिक्स डॉक्यूमेंट हो गया जी। उनको 5 साल में उसमें कितनी चीजें उनको लागू करनी है, कितनी नहीं लागू करना। दूसरी बात, वो सत्ता को, अभी तो उनके पास ये चुनौती है कि मुख्यमंत्री को किस तरह से इस्टेब्लिश कर पाएं, अपनी सरकार को इस्टेब्लिश कर पाएं। वो तो बात की बात है कि वो कर पाएं कि बजरंग दल पर रोक लगा पाएं कि नहीं। सबसे मुख्य बिंदु है कि जो डी शिव कुमार जी हैं, जो अध्यक्ष हैं वहाँ के, और जो जेडीएस के 2004 से वापस आए, कांग्रेस में आए, सिद्धरमैया जी, दोनों ही अपने किसको बलिदान देती है, इसका क्या फार्मूला भी बनता है। अभी ये फार्मूला बना था कि 2.5 साल या 3 साल या 2 साल का ऐसा कुछ, तो वो तो शायद स्वीकार नहीं हुआ। तो सबसे पहले कांग्रेस के पास ये है कि इस जनादेश को वो अगले चुनाव में ले जा पाए,
और वो निश्चित रूप से ये बजरंग दल का इशू बिल्कुल नहीं करेगी। बजरंग दल के साथ पोस्टर लगाएगी, बजरंग दल के मतलब सॉरी बजरंग जी के भगवान के साथ सब कुछ करेगी, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि हिंदुत्व की हार्डलाइनर नहीं बने। क्योंकि आपने अभी इस कन्वेंस में देखा है कि चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे सोनिया जी हो, चाहे वो प्रियंका गांधी हो, सभी मंदिर गई, जनेऊ पहनना, इन्हें यात्राओं में पूजा करना, क्योंकि उनको ये समझ में आ गया था। अभी चाहे मध्य प्रदेश का चुनाव में भी देख लें, कमलनाथ जी ने किस तरह से हिंदुत्व की बात करने की उसकी स्वीकृति दी, क्योंकि उनको पता था कि ये वर्सेस ना हो पाए, कि हिंदुत्व का सिर्फ ठप्पा बीजेपी पे लग पाए, उसके इसलिए इन लोगों के इस पे जीत हुई। अब ये वहाँ के भी जो अल्पसंख्यक जो मतदाता हैं वो निश्चित रूप से प्रेशर बनाएंगे और उस पावर में जो उनकी सत्ता की भागीदारी है उसमें अपना रोल बिल्कुल फिक्स करेंगे कि हमारा रोल की भागीदारी ज़्यादा हो। अब जो जेडीएस का जो महत्वपूर्ण वोट था, जो अल्पसंख्यक का, वो जो शिफ्ट हुआ है, जो कांग्रेस में जो शिफ्ट हुआ है, क्योंकि बीजेपी को तो 36% जो वोट था वो मिला ही है, लेकिन जो उनका शिफ्ट हुआ और वो कमज़ोर हुई, यहाँ पे कांग्रेस मजबूत हुई। तो वो भी चाहेगी कि आने वाले इस राजनीतिक दिशा में कांग्रेस क्या इसको ये लगी कि हम तीसरा दल नहीं बनने देंगे, हम सीधा फाइट करेंगे कांग्रेस से। ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। ये क्या बनता है, इससे कई चीज़ें निकली हैं कि कांग्रेस किसी के साथ गठबंधन करके लगेगी कि आगे, क्योंकि अब उसका गुब्बारे में हवा भर गई है कस के, अब उनकी हवा अब बीजेपी की कमज़ोर हुई है। तो इसलिए ये सारी चीज़ें समीक्षा। और दूसरी सबसे बड़ी चुनौती ये होगी, पहले तो नेता चुनना, और दूसरी बात ये कंटिन्यू 5 साल सरकार चलाना। ये दोनों चीज़ें बहुत कांग्रेस के लिए, और कांग्रेस इसके लिए मेरे ख्याल से अंदर बहुत मंथन कर रही हो, क्योंकि उनने गोवा से, कई जगह से, राज्यों से, मध्य प्रदेश से सीखा होगा, और सीखा नहीं होगा तो सीखना चाहिए, क्योंकि अपनी सरकार को 5 साल तक चलाएं। और उसके लिए, और बीजेपी भी इस चीज़ को अभी लोकसभा तक रखती है, बैकअप पे रखती है, या फिर कैसे तरह से लोटस प्रोग्राम चलाती है, या इससे पहले चलाती है, कुछ ना कुछ वो भी करेंगे निश्चित रूप से राजनीति के लिए। जी सत्यप्रकाश जी, देखिए 2 चीजें हैं, एक तरफ कुआं, दूसरी तरफ खाई। अगर बैन लगाते हैं तो आने वाले जो विधानसभा चुनाव होने हैं उनमें पक्का है कि भारतीय जनता पार्टी शांत बैठने वाली नहीं है। अगर बजरंगबली से बजरंग दल को जोड़ा है कर्नाटक में, हो सकता है नहीं प्रभाव हुआ उसका, क्योंकि जेडीएस के वोट शिफ्ट हो गए पूरी तरह से कांग्रेस में। तो 2 बातें हैं, क्या कर्नाटक में फिर से द्विदलीय प्रणाली आ जाएगी, और दूसरा, अगर क्या ये बैन लगाएंगे, अगर बैन लगाते हैं तो आने वाले जो विधानसभा चुनाव है, लोकसभा चुनाव है, उसमें फिर ध्रुवीकरण होगा हिंदुओं का। जी त्रिपाठी जी, बहुत अच्छा सवाल पूछा आप। देखिए, सबसे पहले तो आपको शायद याद हो, जिस दिन कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में ये चीज ली थी, बजरंग दल को बैन करने या पीएफआई को, दूसरे दिन सुबह ही डीके शिव कुमार और फॉर्मर लॉ मिनिस्टर वीरप्पा मोइली ने इस चीज को स्पष्ट किया था कि ये, वो लॉ मिनिस्टर रहे हैं तो उनको ये पता था कि ये राज्य का मैटर नहीं हो सकता, बिगर सेंट्रल के ये सब संभव नहीं है, पहली बात। दूसरा, उन्होंने कहा था कि ये डीके शिव कुमार ने साफ कह दिया था कि नहीं, ऐसा कुछ प्लान नहीं है जी। तो ये चीज आप देखिए, इलेक्शंस के पहले वो मुकर गए, हालांकि कांग्रेस नहीं मुकरी, लेकिन कांग्रेस के 2 मेन लीडर मुकर गए। तो ये स्पष्ट है कि उन्होंने ये देख भांप लिया कि इससे कांग्रेस को जो हिंदुत्व का एजेंडा लेके चल रहे हैं उस पर डेंट आएगा। तो टोटल आपने देखा कि कर्नाटक असेंबली इलेक्शंस में भारतीय जनता कांग्रेस ने लोकल इश्यूज को फोकस किया। देखिए, एक बहुत अच्छी चीज आपको सामने देखी होगी कि 40% कमीशन का जो टैग था वो टैग सीट्स में दिख रहा है। देखिए, 104 सीट्स थी बीजेपी की, घट के 66, अराउंड 40% कट आपको सीट्स में दिख रहा है इसमें, पहली चीज। दूसरी चीज आपने वहां देखी होगी कि जो 2024 का इलेक्शन है, उस इलेक्शन के लिए इस इलेक्शन को कहीं ना कहीं क्वार्टर फाइनल माना जा सकता है, क्योंकि ये गेटवे ऑफ इंडिया है कर्नाटका, साउथ का। तो साउथ में तेलंगाना में भी इलेक्शंस होने हैं, इसके बाद 2024 के असेंबली इलेक्शंस होने हैं, और जब हिंदुत्व का एजेंडा जहां ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है वो कहलाते हैं हिंदी हार्टलैंड, यानी कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। इन तीनों राज्यों में भी अभी चुनाव होने जा रहे हैं। तो मुझे नहीं दिखता कि कांग्रेस इस चीज को भूल करेगी। देखिए, इससे स्पष्ट है कि जिस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी ने इस मुद्दे को भुनाने का
जितना जबरदस्त प्रयास किया, जैसा कि कांग्रेस कहती है कि उन्होंने इस स्तर पर आ गए जैसे कोई डिस्ट्रिक्ट लेवल का लीडर कैंपेन कर रहा हो, तो उसमें कहीं ना कहीं एक चीज आपको दिखी, भले ही उनकी नंबर ऑफ सीट्स कम हुई भारतीय जनता पार्टी की, लेकिन वोट शेयर ओनली 0.43% कम हुआ। तो जो कांग्रेस को वोट का जो मार्जिन मिला है पिछले इलेक्शन से, वो किससे मिला है? जेडीएस का शिफ्ट हो गया वोट की तरफ। यानी कि ये उनकी स्ट्रैटेजिक चाल थी जिसमें उसने जेडीएस को मुस्लिम वोटों को अपनी तरफ खींचने का प्रयास किया। एक और महत्वपूर्ण चीज देखिए, ना तो वहां बजरंग दल का मुद्दा चला, ना हिजाब चला, और ना ही आपने देखा होगा टीपू सुल्तान चला। यानी कि वहां की पब्लिक ने एक ऐसा मैंडेट दिया कि बायपोलर पॉलिटिक्स के मॉडल की तरफ बढ़ने का इशारा किया, और ये कहीं ना कहीं डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए एक बहुत अच्छी संकेत है। तो ये संकेत जो है वो कहीं ना कहीं भाजपा को लेशन देने का एक बड़ा प्रयास है उन इलेक्शन से। अगर इन चीजों पर, जैसे कि सेंट्रल लीडरशिप, आजकल आप देख रहे हैं, मध्य प्रदेश में आप बैठे हुए हैं कि मध्य प्रदेश में सेंट्रल लीडरशिप क्या प्रयास कर रही है कि स्टेट के लीडर्स को इग्नोर या साइडलाइन करते हुए अपनी लीडरशिप को थोप रही है। जैसा कि आपने देखा कर्नाटका में थोपा, और यही हिमाचल प्रदेश में थोपा, दोनों जगह उसको डिफीट मिली। आप देखिए, प्रधानमंत्री मोदी, कांग्रेस भी ये आरोप लगा रही है कि प्रधानमंत्री मोदी जब भी कैंपेन किए कर्नाटका में अकेले, ना तो सिद्धारमैया जो सीनियर लीडरशिप एक्सपीरियंस उसको दूर किया। अगर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी भारतीय जनता पार्टी के सामने अगर ये समस्या आ गई कि वहां पर अपनी सीनियर लीडर्स को साइडलाइन कर दिया और लोकल इशू की जगह नेशनल इशू की तरफ चले, इस इलेक्शन में एक भी नेशनल इशू नहीं चला। आपने देखा होगा यूनिफाइड सिविल कोड को नकार दिया, ये भी उनके बीजेपी के उसमें था। तो ये मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि भारतीय जनता पार्टी भले ही हिंदुत्व के एजेंडे पर हार्डकोर की तरफ चलती है, लेकिन ये भी मना नहीं किया जा सकता कि कांग्रेस आज सॉफ्ट हिंदुत्व पर चली 2018 से, और अब वो भी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में स्पेशली हार्डकोर हिंदुत्व की तरफ चल पड़े। यानी कि भारतीय जनता पार्टी की पिच पर कांग्रेस ने खेलना शुरू कर दिया है। और ये जब बात भी ठीक है, ये एक बड़ा कारण था कि आप 2014 से अभी तक, ये 80 में जब पार्टी बनी 1980 में, उस समय से अगर पार्टी आज इस मुकाम पर है, सैफ्रॉन पार्टी, तो उसका सबसे बड़ा कारण वही हिंदुत्व के एजेंडे को लीड करना। और उत्तर प्रदेश के इलेक्शंस में भी आपने देखा कि उसके कारण उसको बड़ा फायदा हुआ। तो कांग्रेस स्ट्रेटजिस्ट ये सोच रहे होंगे कि क्यों ना हम बहुसंख्यक की आवाज को सुने, जबकि उनका मूल मुद्दा सेकुलरिज्म है, यानी कि उनकी आइडियोलॉजी सेकुलरिज्म है। उसको साइडलाइन करते हुए कहीं ना कहीं सेंटर में तो रखते हैं, लेकिन आप देखते हैं उसको फैलाते हुए वो हिंदुत्व के एजेंडे पर आगे बढ़ रहे हैं। यह संकेत भारतीय जनता पार्टी के लिए एक कठिन दिखता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जो एज का फैक्टर चलाया, उस एज फैक्टर के कारण आपने देखा होगा येदियुरप्पा जैसे लीडर एक तरफ रहे, और उनकी कमी के कारण भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नुकसान देखना पड़ा। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या राजस्थान में अगर सीनियर लीडरशिप भारतीय जनता पार्टी को अगर वापस लाने में सफल नहीं हुई, या जो आपने ध्यान है कि 47 बीजेपी लीडर्स, जिनमें से बड़े बड़े कद्दावर नेता कर्नाटका में भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हो गए थे, और ये एक बड़ा झटका भारतीय जनता पार्टी को वहां लगा। और कांग्रेस इसलिए लवरेज दिखती है, और उसको एक सबसे बड़ी खुशी है कि जो थर्ड पार्टीज हैं, थर्ड पार्टीज की एंट्रीज को कहीं ना कहीं पब्लिक ने डिनाई कर दिया है। 19 सीट्स पर जो देवगौड़ा जैसी पार्टी के व्यक्तित्व की पार्टी हो, उसको 19 पर लाके खड़ा कर दिया। यानी कि अगर अल्पसंख्यक वोट दूसरे राज्यों में, भले ही AIMIM, आम आदमी पार्टी या दूसरे पॉलिटिकल आउटफिट इन राज्यों में आते हैं आगामी विधानसभा के चुनाव में, जिन राज्यों में होने हैं, तो वो पब्लिक को एक ऐसा सोचने को मजबूर किया, यानी माइनॉरिटीज को ये सोचने को मजबूर किया कि अगर भारतीय जनता पार्टी को रोकना है तो हमें उस पार्टी की तरफ यूनाइटेडली जाना है जो इसको टोटली फेस कर सके। जी मतलब द्विदलीय प्रणाली आने वाली है कर्नाटक में। प्रदीप जी, क्या आपको नहीं लगता है कि जैसा कि अभी सत्यप्रकाश जी ने कहा है, आपके एक पूर्व मुख्यमंत्री, एक पूर्व उप मुख्यमंत्री जिनका आपने टिकट काट दिया, जो चले गए उधर, येदियुरप्पा जैसे को नाराज करके लिंगायत मतदाता जो सबसे ज़्यादा हैं वहाँ 16% के करीब हैं, उनको नाराज कर दिया, तो आपकी कहीं यहाँ पे योजना जो है, स्ट्रेटजी, वो फेल नहीं हुई है? जो आपने कहा यंग वोट का टिकट काटने हैं, टिकट काटने हैं, टिकट काटने से इतना जो गुजरात में आपने किया वो यहाँ करने का प्रयास किया जो फेल हो गया।
निश्चित तौर पे देखिए उसी का परिणाम है कि आज जो रिजल्ट हम सभी के सामने है, और हमने जब अपना पहला वक्तव्य हमारी पार्टी ने जब इस पे विषय पे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस या जब संचार माध्यमों से कहा था, तो एक बात बड़ी साफ कही थी कि हम इसका रिट्रोस्पेक्शन करेंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ। देखिए अलग अलग विचार हैं, अलग अलग उनके मत हैं। तो इस समय तो देखिए क्या है, तो जीतती टीम होती है तो उसको उस पर फोकस ज्यादा रहता है, लेकिन हारती टीम हम एक ऐसे कार्यकर्ता और कार्डर बेस्ड पार्टी है कि हम केवल कहते नहीं बल्कि उसको गंभीरता से लेते भी हैं। अब जो वस्तुस्थिति का निर्माण हुआ है उस पर निश्चित तौर पे जो नीति निर्देशक पदाधिकारी हैं जो कि इस पर विचार करते हैं, और हमारी पार्टी हम लोगों के माध्यम से या दूसरे संचार माध्यमों से इसको ले आती है सामने, तो निश्चित तौर पे गलतियां तो हुई हैं और उन गलतियों का सुधार अवश्य किया जाएगा। अब एक स्ट्रेटेजी चलती है, कभी वो फेल हो जाती है, हमारे साथ ही नहीं कई लोगों के साथ भी होता है। उसी संदर्भ में मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा कि 19 के चुनाव के पहले मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, राजस्थान, इन जगहों पे भी चुनाव हुए थे और उनमें क्या स्थिति थी आप सभी जानते हैं। अब जब लोकसभाओं के चुनाव हुए तो क्या परिणाम आए, तो अभी ये बहुत जल्दीबाजी होगी कहना कि किसकी पॉलिसी सफल है और किसकी पॉलिसी जो है विफल है। अभी तो मंत्रिमंडल बन जाने दीजिए। कांग्रेस के मित्रों को बधाई, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि प्रशासन को अच्छा चलाएं आगे कर्नाटक की जनता के लिए। तो मेरे विचार से, मैं देखिए काफी सीनियर जर्नलिस्ट हैं हमारे पैनल में और उनका काफी बड़ा अनुभव है, मैं कंट्राडिक्ट नहीं करूंगा, लेकिन मेरे भी अपने विचार है कि कोई पॉलिसी कभी फेल होती है तो हो सकता है कोई पॉलिसी उसी तरह की पॉलिसी दूसरे राज्यों में काम कर जाए। हमारा देश बहुरंगी देश है और जनता मैच्योर हो चुकी है 70 सालों में अपने हितों के लिए, राज्य और केंद्र दोनों को लेकर के। तो मैं अब प्रतीक्षा कर रहा हूं कि मंत्रिमंडल बने कर्नाटक में और वो काम करना शुरू करे, अपने वादों को पूरा करे, 5 वादों को, और वो जो 6वां वादा उन्होंने किया था कि इन 5 वादों को पूरा करेंगे, तो देखते हैं कि 6वां वादा पूरा हो पाता है या नहीं हो पाता है। तो समय के अभी गर्त में है। बिल्कुल आप काम चालू करें और आपका ध्यान बकुल ध्यानम एक कहलाता है, काक चेष्टा बकुल ध्यानम स्वान निदा थे, तो माने आपका ध्यान रहेगा कि कहाँ खींचतान हो रही है उसको पकड़ना है। अब सर मैं देखिए कार्यक्रम के प्रारंभ से कहे आ रहा हूँ कि मंत्रिमंडल बन जाने दीजिए पहले। कांग्रेस को आपने शुरुआत में कहा कि बड़ी पार्टी है, बड़ा राज्य मिला है, तो देखने दीजिए ना। हम तो ये लोग कह नहीं सकते कांग्रेस कैसी आजादी दिलाई वाली 1884 की स्थापित पार्टी है, तो ये भी नहीं कह सकते कि नई घोड़ी की चाल दिखाइए। हम लोग खेलों में नहीं कहते कि अच्छा नया बैट्समैन आया तो चलो दिखाओ जरा चाल। तो कांग्रेस तो काफी पुरानी पार्टी है, मंत्रिमंडल बन जाने दीजिए, फिर उसके बाद बढ़ेगा खेल आगे। आपको नहीं लगता विजय रथ रुक गया है आपका? अरे सर विजय रथ मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि सर देखिए छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान 19 के चुनाव से पहले हम हारे थे, फिर उसके ठीक कुछ समय बाद लोकसभा के चुनाव हुए, रिजल्ट आपके सामने है। तो विजय रथ की स्पीड कम क्रूज स्टाइल में थोड़ी चलती है, कोई गाड़ी की एक ही स्पीड से चली जा रही है, कभी घट कभी विबड़, कभी ट्रैफिक ज्यादा होता है तो रुक जाती है, कभी ट्रैफिक शांत रहता है, कभी हाईवे की बढ़िया रोड मिलती है, जैसे दिल्ली आगरा और दिल्ली लखनऊ तक की या पूर्वांचल की जो हमारे यहाँ प्रादेशिक मुद्दे अलग होते हैं, राष्ट्रीय मुद्दे अलग होते हैं। सर मैंने वही कहा ना, देखिए कि राज्यों के मतदाता अपने हितों को ध्यान में रखते हैं और वही मतदाता जब केंद्र की बात आती है तो वहां भी अपने हितों का ध्यान रखते हैं। जैसे बजरंग दल से आपने बात शुरू की थी और जेडीएस के मित्र ने भी बोला और आदरणीय भूपेंद्र जी ने भी शायद यही बोला कि ये मुद्दों को भटका देंगे, किसी में साहस नहीं है बजरंग दल पे बैन लगाने का, अगर है किसी में साहस तो करके दिखाए, आगे मंत्रिमंडल बस बन जाने दीजिए। मैं बहुत गंभीरता से कह रहा हूँ, मंत्रिमंडल बन जाने दीजिए, फिर चर्चाओं में और अर्थ निकलेगा। चलिए आप बार बार मंत्रिमंडल बन जाने दीजिए, मंत्रिमंडल बन जाने दीजिए। आपको मालूम है संजय जी, निश्चित पर मंत्रिमंडल तो बन जाएगा, लेकिन अभी से जिस तरह बजरंग दल को बैन को लेकर के जो अल्पसंख्यक मतदाता है, देखिए जेडीएस से तो कटे हैं, वो आपकी तरफ गए हैं, क्योंकि दक्षिण मैसूर 36 सीटें थी पिछली बार जेडीएस की, उसमें 30 सीटें दक्षिण कर्नाटक से थी अकेले मैसूर के आसपास के क्षेत्र में। इस बार 19 में सिमट गए और वहां भी आपकी सीटें बढ़ के आ गई। मैसूर और 2 जगह आपकी सीटें इतनी ज़्यादा आई कि आपने इतनी लंबे बहुमत के साथ सरकार बनाने का
आपने वो ले लिया। लेकिन सबसे बड़ी बात जो ये है कि हम आपसे बात कर लें, ये पैसा आएगा कहाँ से? हर परिवार की महिला मुखिया गृहलक्ष्मी 2000 रुपये मासिक, ये करोड़ों में नहीं होगा खर्च, ये अरबों में आएगा। गरीबी रेखा के नीचे, चलिए ठीक है 10 किलो अनाज दे देंगे। बेरोजगार स्नातक युवाओं के लिए हर महीने 3000 रुपये, बेरोजगार डिप्लोमा धारकों के लिए 2 साल के लिए 1500 रुपए। अरे छत्तीसगढ़ में आप दे नहीं पाए, कब वादा किया था बेरोजगारी भत्ता? यहां कहां से देंगे? पैसा कहां से लाएंगे? बड़े अच्छे सवाल है त्रिपाठी जी आपके, और मैं साधुवाद करता हूं आपके इन सवालों के लिए। नहीं साहब, मैं तो छोटा सा तुच्छ आदमी हूं, मैं सवाल कर रहा हूं। आपने घोषणा पत्र में जो गारंटी की दी है उस पर बात कर रहा हूं मैं। नहीं, मैं एक्चुअली मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ दरअसल कि अभी तो मंत्रिमंडल बना नहीं, अभी सारी व्यवस्थाएं आनी बाकी है। लेकिन एक जमाने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जरूर ये कहा करते थे कि 2 करोड़ रोजगार दे देंगे। बिहार में जाके कहते थे डेवलपमेंट के लिए कितने पैसे दे दूं, 25,000 करोड़ दे दूं, 50,000 करोड़ दे दूं, 75,000 करोड़ दे दूं, अरे 1 लाख करोड़ दे दूं, अरे 1.25 लाख करोड़ देता हूँ, 1.25 लाख करोड़ ढेला नहीं दिया। उनसे किसी ने नहीं पूछा कि ये सब क्या कर रहे हो आप, देश के प्रधानमंत्री होके। अरे अभी तो कर्नाटक की बात कर ले साहब, आपकी सरकार बन गई, बधाई आपको। मैं आ रहा हूँ, नहीं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी। ये 5 जो गारंटी दी थी आपने मध्य प्रदेश में दी थी, सब कुछ होगा। पहले कैबिनेट में ऋण मुक्त कर देंगे। देखिए मैं बताता रहा हूँ त्रिपाठी जी, आपके सवाल का सिलसिलेवार जवाब दे रहा हूँ। मंत्रिमंडल बैठेगा, डिस्कशन होगा, कहाँ से क्या रास्ता निकलेगा, जनता से जो वादा किया वो कैसे पूरा हुआ है, सब कुछ होगा। और मैं आपको एक इनकी भारतीय जनता पार्टी की और बाकी जेडीएस के प्रवक्ता की भी बात का जवाब दे दूं। बजरंग बली का चुनाव से कोई लेना देना नहीं है, ना बजरंग दल का, पहली बात जी, ना बैन का कोई लेना देना नहीं है। जनता ने मुद्दों के चुनाव के आधार पर वोटिंग की है कांग्रेस के पक्ष में जी। मुस्लिम वोट इसलिए पक्ष में आए हैं कांग्रेस के, अगर मैं आपकी बात बड़ी भी कर दूं तो इसलिए पक्ष में आए कि पूरे देश के मुसलमान देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी उनके साथ कैसा सलूक कर रही है जी। तो ये तो चाहे मुस्लिम हो, चाहे मराठा हो, चाहे कोई भी हो, इस तरीके से कोई भी, चाहे सिख हो, तो वो ऑल्टरनेट तो ढूंढेगा ही ना आदमी, कि जब आप उसके साथ इस तरीके का दुर्व्यवहार करेंगे तो वो कहीं ना कहीं कोई रास्ता देखेगा, पहली बात। दूसरी बात, आप इस बात को अच्छे से मान लिए कि जनता ने सिर्फ और सिर्फ मुद्दों की राजनीति स्वीकार की है। भ्रष्टाचार कैसे हटाएंगे, ये 40% की भ्रष्टाचार की सरकार थी, और जेडीएस के प्रवक्ता कह रहे थे साहब एंटी इनकम्बेंसी बीजेपी के खिलाफ थी, तो जेडीएस के वोट क्यों गायब हो गए? उनकी तो सीटें बढ़ती ना, बीजेपी की सीटें 63 से घटकर और 10-20 कम हो जाती ना। जेडीएस ने चूंकि जो गठबंधन भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ किया था, जनता ने दोनों को सजा दी है बराबर से। ये दोनों मिलकर भ्रष्टाचार कर रहे थे, इसलिए कांग्रेस को वोट मिले। जेडीएस कहां से कर रही थी भ्रष्टाचार? वो तो आपके साथ सरकार में थी। देखिए क्या है, जेडीएस के प्रवक्ता ने तो खुद ही स्वीकार लिया इस बात को कि हमसे गलतियां हुई हैं। तो कौन सी गलतियां हुई हैं बता दें। वो तो प्रदीप जी भी कह रहे हैं कि हमसे गलती हुई है जिस कारण नहीं बन पाई। तो मैं वही तो कह रहा हूँ ना, तो जिनसे गलती हुई तो उसी का तो दंड सजा जनता ने दी है त्रिपाठी जी। इस बजरंग दल को बैन करने के कोई वोटिंग नहीं हुई। मैं आपको बताऊं ये कोई मुद्दा था भी नहीं। आप तमाम सर्वोट रखे कीजिए, जनता थोड़ी आवाज कट रही है आपकी संजय जी आवाज कट रही है, थोड़ा स्पीकर आपका थोड़ा दूर चला गया लगता है जी। आपको मेरी आवाज? हाँ अब आ रही। जनता ने एक भी धार्मिक ध्रुवीकरण के किसी भी मुद्दे पर कोई वोटिंग नहीं की। जनता ने वोट किया है इनके 40% भ्रष्टाचार पर, जनता ने वोट किया इनकी बेरोजगारी पर, इनके रोजगार ना देने पर, और युवाओं को बिल्कुल 1 पैसे का रोजगार नहीं। आप पूरे देश में हालत देख लीजिए, 2 करोड़ नौकरियों की बात थी, ढेला नौकरियां किसी को नहीं मिली, तो सारे राज्य चले जाएंगे एक एक करके। अच्छा दूसरी बात, मुझे एक बात बता दीजिए, भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से देश के कितने राज्यों में है जी? कितने राज्यों में? जरा पूछिए भाजपा प्रवक्ता से, वो बताएंगे आपको। आपसे ज्यादा है, आप जितने राज्यों में है उससे ज्यादा है। कैसे? मुझे 5 राज्य गिनवा दीजिए। आप 4 राज्यों में हैं, मुझे इनके 5 राज्य गिनवा दीजिए। वो प्रदीप जी गिनवा देंगे, प्रदीप जी गिनवा दीजिए। नहीं पूछिए प्रदीप जी से, पूर्ण बहुमत से भाजपा की सरकार अगर 5 राज्यों में तो बता दीजिए। पूर्ण बहुमत के साथ बता दीजिए प्रदीप जी, नहीं तो मुझे तो याद है।
ना, लेकिन अभी देखिए कार्यक्रम जो शुरुआत हुई थी और जिस चीज को लेकर के कह रहे थे संजय भाई जो है पूरी भूमिका अभी से बनाना शुरू कर दिए हैं। तो बजरंग दल पे बैन लगेगा कि नहीं लगेगा? फिर आदरणीय संजय जी ने बोला कि जनता ने मुद्दों के आधार पर दिया है। प्रदीप जी, शोर मचा था, कितना शोर मचा था, आपने बोला था आप अरे रोजगार की बात करें ना, इनको 5 राज गिरा दीजिए। रिजल्ट आपके सामने है। नहीं कर्नाटक का रिजल्ट आपके सामने, उसके बाद भी आपको समझ में नहीं आ रहा। अभी भी आप गाय भैंस बकरा मुर्गा भी हिंदू करेंगे, बाकी जगहों से भी साफ हो जाएंगे। अरे 5 राज्य सुन तो लीजिए, आपने कहा 5 राज्य यार संजय जी, आप सुन तो लीजिए। 2 मिनट का समय दीजिए सर। मैं इस मुद्दे से आया था। सबसे पहले तो उत्तर प्रदेश है हमारा, जिसपे की पूर्ण बहुमत की सरकार है। मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, गुजरात है, असम है, हरियाणा है, निश्चित तौर पे त्रिपुरा है, बता दीजिए गोवा में भी आ गए हैं आप। त्रिपाठी जी सर, धन्यवाद आपके सारे राज्यों के लिए। आपने 5 गिना दिए, 5 की बात बाकी के राज्यों की, लेकिन मैंने जो बिटवीन द लाइन्स पढ़ा है, देखिए अभी क्या है कि बजरंग दल के बैन को लेकर के अभी मंत्रिमंडल का गठन नहीं हुआ है, अभी नेता सदन नहीं निर्धारित हुआ है। और कांग्रेस ने जो है कितनी बातें, 6वां वादा उसको पकड़ के रखते ना, बड़ा महत्वपूर्ण वादा है 6वां वादा। आपके प्रश्नों को मतलब आपने देखिए शुरू में, क्योंकि आपका कार्यक्रम है, आपने जायज प्रश्न पूछे, लेकिन घुमा फिरा के कैसे कांग्रेस के मित्र उसको आगे इधर उधर बढ़ा रहे हैं, कोई मुद्दे की बात नहीं है। और कहाँ हमारी सरकार है, कहाँ? अरे सर, आपको अवसर मिला है कर्नाटक में। अभी देखिए, अगर आप एक बात आप फिर से ध्यान रख लीजिएगा संजय जी, कि क्षेत्रीय मुद्दे और केंद्रीय मुद्दे 2 अलग अलग होते हैं। और मैं राष्ट्रीय मुद्दों पर भी आ जाऊं। नहीं, क्या स्थिति है कांग्रेस की? सुन लीजिए संजय जी, सुन लीजिए। राहुल जी 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकते। प्रियंका गांधी जी कहां से चुनाव लड़के जीती हैं? सोनिया गांधी जी, भगवान उन्हें स्वस्थ रखे, वो पता नहीं है अगला चुनाव लड़ेंगी कि नहीं लड़ेंगी। खड़गे जी को राष्ट्रीय मुद्दों की पहचान है कि नहीं है? आदरणीय वाड्रा जी किस जगह से चुनाव लड़ सकते हैं? अगर लड़ेंगे तो कहां से जीतेंगे? अभी दोनों बच्चे वो छोटे हैं। राहुल गांधी चुनाव किंग नहीं, किंग मेकर हैं। अरे सर, राहुल गांधी जी देखिए, मैं अगर प्रार्थना करता हूं तो समस्त देशवासियों के साथ सबसे ज्यादा प्रार्थना करता हूं राहुल गांधी जी स्वस्थ रहें और हमेशा मस्त रहें, क्योंकि वो एक निधि है। निधि मतलब कोई लड़की का नाम नहीं, राष्ट्रीय निधि है। राहुल गांधी जी बहुत ही अच्छे व्यक्ति है ना, पर्सनल। वो उसी राष्ट्रीय निधि की जो भारत जोड़ो यात्रा थी, उसने कर्नाटक में कमाल कर दिया है। अरे सर, अगला चुनाव आने दीजिए ना त्रिपाठी जी, ये तो अगला चुनाव आ जाने दीजिए। देखिए वोटों का संतुलन किस प्रकार से जेडीएस के हिसाब से बदला है। अब चाहे जेडीएस की गलती मान लीजिए या कांग्रेस की इसको सफलता मान लीजिए, लेकिन वोटों का प्रतिशत पे भी तो राजनीतिक पंडित बहुत बातें करते हैं। अगला चुनाव होने वाला है, मध्य प्रदेश में होगा, राजस्थान में होगा, छत्तीसगढ़ में होगा। छत्तीसगढ़ की अभी स्थिति देख लीजिए क्या होने वाली है, उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। देखिए सर, खुशी का माहौल है। मैं कांग्रेस को बहुत दिनों बाद मिली, भले राज्य की खुशी में भंग नहीं डालना चाहता। हम लोग देखिए राष्ट्रवादी लोग हैं, राज्य का प्रत्येक नागरिक प्रसन्न रहे, खुश रहे, ऐसी हमारी कामना रहती है। तो कांग्रेस को अगर क्षणिक सुख मिला है तो उसको कृपया क्षण भर और एंजॉय कर लेने दिया जाना चाहिए। चलिए, क्षणिक नहीं, 5 साल के लिए सुख मिला है। एक बार फिर चलते हैं आकाश जी के पास। आकाश जी, इस बार ऐसा क्या हुआ कि जो आपके एक मुश्त माने कुमार स्वामी जी के देवगौड़ा जी के साथ जो एक मुश्त वोट जाते थे बोकालिका समुदाय के, वो मैसूर के आसपास ज्यादा थे, वो भी आपके साथ नहीं रहे, क्या वजह रही? मैं इसको सकारात्मक तौर पे देखता हूं कि वोट शेयर जो कम होने का जो मेन फैक्टर है, आप देख लीजिए जब रिजल्ट आप निकालेंगे, ऐसे 10 से 15 सीटें हैं जहां पर सिर्फ हम 2000 के मार्जिन से हारे हैं जी। और मैं ये बात भी मान रहा हूं कि मुस्लिम जो वोट है, हमारे भाइयों की जो वोट है, वो वोट कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हो गए। उसका एक कारण ये भी हो सकता है, कर्नाटक में पिछले जो 2 साल की बोम्मई साहब की गवर्नमेंट थी, इस गवर्नमेंट में हलाल, हिजाब, झटका, ये जो इशू आए, इशू के आने के बाद मुस्लिम लोगों को ऐसा लगा होगा कि बीजेपी का हराने के लिए इस बार हमको क्या है, पूर्ण मौत की सरकार देना पड़ता है, तभी जाके ये इशू खत्म होंगे। क्योंकि जब 2018 में हमारी कांग्रेस की और जेडीएस की अलायंस गवर्नमेंट बनी थी, कुमार स्वामी साहब जो मुख्यमंत्री थे, वो गवर्नमेंट को गिराने का काम भी कांग्रेस के लोगों ने पीछे से किया था। उनमें से जो 18 में से 15 जो लोग हैं, उनको भेजाने का काम किसने किया, क्या किया, ये पूरा कर्नाटक की जनता जानती है। तो भाजपा का कांग्रेस के लोगों के साथ अंदर से जो था उनका जो क्या उनका कम्युनिकेशन था, क्या नहीं, ये कर्नाटक की सब जनता जान चुकी है। और अलायंस गवर्नमेंट जो जब भी बनी है कर्नाटक में, उनको बिगाड़ने का या तोड़ने का काम इन राष्ट्रीय पार्टी ने ही किया है जी। तो इसके लिए मुस्लिम लोगों का ये भी मानना होगा कि अगर हम पूर्ण बहुमत में सरकार देंगे
तभी जाकर हम क्या है ये इशू स्टॉप कर सकते हैं। और उनको ये लगा होगा कि जेडीएस और कांग्रेस में किसकी पूर्ववत की सरकार बन रही है, इस माध्यम से क्या है उन्होंने कांग्रेस को वोट दिया होगा, ऐसा हमको लगता है। जी चलिए सुलेरा जी, क्या आपको लगता है कि यही स्थिति द्विदलीय प्रणाली की स्थिति दूसरे राज्यों में भी बनेगी आने वाले चुनाव में? हालांकि मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में पहले से ही द्विदलीय प्रणाली। जी देखिए, निश्चित रूप से क्षेत्रीय दल अपने आप को काबिज रखने के लिए निश्चित प्रयास करेंगे। राजनीति तो जाति व्यवस्था के हिसाब से ही लड़ी जाती है, टिकट भी उसी तरह से बांटे जाते हैं। कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, चाहे वो क्षेत्रीय पार्टियां हों, चाहे वो राष्ट्रीय पार्टियां हों। भारत के लोकतंत्र की ये खूबसूरती तो आप मानिए कि मतदाता यहाँ परिपक्व हो चुका है। अगर आप कर्नाटक के फोकस में देखें तो जो बीजेपी को जब 80 में पार्टी बनी थी तो कहा जाता था कि शहर की पार्टी है जी। तो कर्नाटक में अगर कर्नाटक शहर की 6 सीटें उन्होंने मेंटेन रखी हैं जी। अगर आप दूसरा पहलू भी देखें कि 15 उन्होंने कम से कम रैलियां की हैं और 5-6 या मोदी जी ने वो जनसभाएं की हैं, क्या ऐसे कुछ आंकड़ा है। जिस आंकड़ों से आप अगर देखें, अगर हम ये देखते हैं कि अमित शाह अगर मोदी जी इतनी पावर नहीं लगाते वहाँ पे और जिस तरह से, तो मेरा मानना है कि ये लगभग 30 से या 35 सीट ही जीत पाते जी। ये एक बहुत बड़ा है। इस जो कर्नाटक के परिणाम आए हैं, कर्नाटक के परिणाम दोनों राष्ट्रीय पार्टियों के लिए बड़ी चुनौतियां हैं। एक उनका दक्षिण के क्षेत्रों में जो उनकी एक पहले दक्षिण क्षेत्र में जो एक पार्टी थी बीजेपी की, जो एक सत्ता में थी, वो उनकी एक खिसक गई है। दूसरी, कांग्रेस को सत्ता मिली है, खुशी की बात तो है, उनकी बधाई की, लेकिन वो सत्ता को, उनके यहाँ नेता इतने ज़्यादा हैं और उनका स्वाभिमान है, उनकी महत्वाकांक्षाएं हैं, उनको एक साथ एक कोने में रखना ये उनके लिए हमेशा चुनौती रहेगी और रही है। क्योंकि जितना कांग्रेस का डिवीज़न हुआ है, उनके नेता हट के, और जो लगभग 17 या 18 पार्टियां बन चुकी हैं अभी तक, और जो लगातार चलती आई व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं के कारण, क्योंकि वो विचारधारा से न जोड़कर वो व्यक्तिवाद हो जाता है वहाँ। तो ये जो एक है, तो उनके लिए भी चुनौती है निश्चित रूप से। अब जो क्षेत्रीय पार्टियों का कुनबा रहा, लेकिन हिंदी बेल्ट में जो है, वो चाहे बिहार हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, और मध्य प्रदेश में तो सीधी सीधी फाइट है। लेकिन अपन इस चीज़ को भी नहीं निकाल सकते कि जो आप पार्टी के जो विजन आया है, जो और जो रेवड़ी बांटने की जो पद्धति आई है, जिस तरह से आपने रखा है कि इतना फंड कहाँ से आएगा इतनी तरह से, लेकिन कांग्रेस ये चाहती है कि जो वनवास है उसका सत्ता के तहत किसी तरीके से वनवास को समाप्त किया जाए और सत्ता की वागडोर अपने पास रखी जाए। चलिए सत्यप्रकाश जी, इसका असर आने वाले, जैसे कहते हैं कि उत्तर में दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से जाता है, इसलिए दक्षिण से दिल्ली का रास्ता कर्नाटक से जाता है, इसका असर कितना पड़ेगा, थोड़ा संक्षेप में जानना चाहेंगे लोकसभा चुनाव में खासकर। देखिए, इन इलेक्शंस के माध्यम से कांग्रेस ने ये दिखा दिया है जी कि वो उस ट्रेंड पर आ गई है कि किसी भी हाल में सरकार बनानी है। जो फ्रीवीज की बात हुई अभी, देखिए जो भी फ्रीवीज हैं, क्योंकि अगर हम स्टेट कर्नाटका को देखते हैं, उसकी इकोनॉमी को देखते हैं, तो आप ये मान के चलिए उसकी इकोनॉमी प्रदेश देश में 5th पोजीशन पर है। जब मध्य प्रदेश इतनी सारी फ्रीवी, चाहे वो लाडली बहना योजना हो या बिजली हो या संबल हो या ढेर सारी, या लड़कों को जो कुछ पैसा देते हैं, और छत्तीसगढ़ ने भी आपने देखा हो वो भी दे रहे हैं, तो ये मान के चलिए आप जितनी भी जो स्कीम्स उन्होंने वादे किए हैं, जिन चीजों के 5 चीजों के, वो या तो युवाओं से या महिलाओं से जुड़ी हुई है। यानी आप देखिए, महिला और युवा दोनों को ही उन्होंने फोकस किया है। आगामी चुनाव में आप ये देखिएगा कि जो सेमीफाइनल माना जाएगा 2024 के लिए, उनमें भारतीय जनता पार्टी के सामने कांग्रेस उन चीजों को लाएगी जिन चीजों को कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अपने वोटर्स के सामने चुनाव से पहले रखती है, या जहां रूल में है वो उन लोगों के लिए कर रही है। तो ये आप मान के चलिए, दक्षिण का ये जो दरवाजा आपने बात कहा, गेट वे है, ये भले ही उत्तर प्रदेश से दिल्ली की तरफ जाता है, लेकिन चूंकि अब उत्तर प्रदेश में अभी चुनाव है नहीं, लेकिन एक एनवायरमेंट कांग्रेस के फेवर में या अपोजिशन पार्टीज के फेवर में बना है। भले ही नरेंद्र मोदी जी ने जो वहां पर अपना मेहनत किया, कैंपेन किया, उसका मैं असर ये मान के चलता हूं कि कहीं ना कहीं उन्होंने बजरंगबली जो फैक्टर को रेज किया, उसने कहीं ना कहीं कुछ वोट परसेंट को तो राइज किया ही है। अगर ऐसा नहीं करते
तो उनका वोट शेयर बहुत घट जाता। ये क्या, इसका मान के चलते कुछ सीट्स तो कांग्रेस ने बहुत बड़े मार्जिन से जीती, अराउंड 50,000 के ऊपर से जीती, पर कुछ सीट्स में मार्जिन बहुत थिन था। इसके कारण कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सीट्स कम और इसकी ज्यादा हो गई। कहने का तात्पर्य यह है मेरा कि भारतीय जनता पार्टी अपने हिंदुत्व के एजेंडे में सेंट्रल लीडरशिप मोदी और शाही की जोड़ी को लॉन्च तो करेगी, लेकिन उसके सामने एक बड़ा चैलेंज कि अगर उसने लोकल पॉलिटिक्स, लोकल इश्यूज को नहीं उठाया, अपनी सेंट्रल लीडरशिप की दम पर ही कर्नाटक की तरह दूसरे राज्यों में भी खेलती रही, तो आगामी समय में यह नुकसान उसको देखना पड़ सकता है और यह नुकसान कहीं ना कहीं 2024 की राह में बड़े कांटे बिछा सकता है। चलिए, हमारा समय भी समाप्त का। बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप जी आपका, संजय जी आपका, आकाश जी आपका, सुलेरी जी आपका और सत्यप्रकाश जी आपका हमारे साथ चर्चा में शरीक होने के लिए और अपना अमूल्य समय देने के लिए। तो जनता मांगे जवाब में आज हमने बात की कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार और उसकी चुनौतियों की, जिसमें कांग्रेस नेता ने दावा किया कि 5 गारंटियों को पूरा करना कोई चुनौती नहीं है, वो पहली कैबिनेट की बैठक में पूरी की जाएगी। अब कर्नाटक में सरकार बनने के बाद कांग्रेस का जोश 7वें आसमान पर है। विपक्ष को अब उम्मीद है कि मोदी है तो मुमकिन है कि नारे को जनता ने जवाब दे दिया है। ऐसे में सवाल यही है कि क्या कर्नाटक में भाजपा के लिए देश का दरवाज़ा बंद कर विपक्ष के लिए दरवाज़ा खोल दिया है। और अब देखना ये होगा कि आने वाले 5 राज्यों के चुनाव में 2024 के लोकसभा चुनाव में कर्नाटक का कितना असर देखने को मिलता है। जनता मांगे जवाब इतना ही। नमस्कार।